नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज जो फिगर लगा हुआ है आप थोड़ा देखकर समझ जाइए कि आज पढ़ाने वाला तो जोश में होगा, लेकिन पढ़ने वाले को भी जोश और होश दोनों रखने की जरूरत है। जी हाँ, एक ऐसा मस्तिष्क, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा भाला, एक ऐसा घोड़ा, एक ऐसी केसरिया बाना जिसको आप जितना ही अध्ययन करते हो उतना ही मजा आता है, उतना ही नई नई चीज मिलती है। क्योंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमको वही पॉइंट चाहिए जो जरूरी है साथियों। लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपसे अलग नहीं हो सकती। इतिहास का एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में दुनिया भर की अफवाहें फैलाई गई हैं, केवल हल्दी घाटी और अकबर से जोड़ करके देखा गया और हल्दी घाटी से बाहर निकालने का प्रयास ही नहीं किया गया, जबकि उससे बड़े बड़े भी युद्ध हुए थे। एकमात्र ऐसा योद्धा जो भारत में नहीं पूरे विश्व में मशहूर है, एकमात्र ऐसा योद्धा मैं कहूंगा साथियों। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट हुए, सिकंदर हुए, सब अपनी जगह है, विश्व विजेता थे, लेकिन वो कहीं न कहीं से साम्राज्यवादी थे, कहीं न कहीं से उनमें नेगेटिव भी था। बट महाराणा प्रताप, सोचिए, हर देश का जो एक व्यक्तित्व होता है, महान व्यक्तित्व है, उसका इतिहास कोई देसी आदमी लिखता है, लेकिन राणा प्रताप के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने लिखा तो कर्नल जेम्स स्टार्ट, एक विदेशी आदमी ने। उसने पूरी दुनिया में गली गली में, कोने कोने में पहुंचाया। हालांकि कुछ किंवदंतियां भी रहीं, कुछ कहानियां किस्सा, लेकिन साथियों आप इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में कहानियों से अगर पाला न पड़े तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये चीज जरूर है कि इतिहास में सिर्फ कहानियों से काम नहीं चलता। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने पेपर के हिसाब से देखेंगे साथियों, लेकिन भावनाओं में अगर बह जाता हूं, आप भी बहिए, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जहां पर न तो आप उनसे जुदा हो सकते हैं, न तो मैं जुदा हो सकता हूं। एक ऐसा महानायक, एक ऐसा सेना नायक जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, भारत का पहला योद्धा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत का पहला ऐसा शेर जिसने तथाकथित अकबर द ग्रेट के चरित्र पर एक ऐसा लांछन लगाया, जिसने खुद बड़ा कहलवाने में बड़ा गर्व महसूस किया है कि मैंने 30,000 हिंदू काफिरों को, राजपूतों को कटवाया था। अकबर द ग्रेट, ऐसे अकबर द ग्रेट। ठीक है, आज पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। दादा वैसे भी महान थे, राणा सांगा। पिताजी भी बहुत महान थे। पिताजी की खासियत एक थी साथियों, उनके बारे में बुराई की जाती है। मैं भी अक्सर कभी कभी कुछ कहता हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं ही कि वो चित्तौड़ का जब तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, उस समय वह चित्तौड़ को छोड़ करके अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। तो ठीक है, हो सकता हो कायराना अंदाज रहा हो सकता हो चित्तौड़ को बचाने की क्षमता रही हो कि जयमल फत्ता को सौंप करने के लगे, लेकिन एक कारण और था। अभी तक जितनी लड़ाइयाँ होती थी सब किलों के अंदर बैठकर होती थी। जब तक किला सुरक्षित है तब तक राजपूत सुरक्षित रहते थे। जो ही किला घेर लिया गया तुरंत साका होता था, केशरिया होता था, लोग मरते ही मरते थे। लेकिन अभी ये हुआ कि नहीं, न तो हम प्राण देंगे, न तो अपने जितने हमारे जनता है, प्रजा है, उसका प्राण नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने, उदय सिंह ने जंगलों की तरफ रुक करके पहाड़ों पर चढ़कर, पहाड़ों पर रहकर युद्ध करने की कला सिखाई। सबसे पहला आदमी उदय सिंह। तो हर जगह केवल हम नेगेटिव नहीं देखेंगे। और उनका ये बेटा, अरे ऐसा शेर आदमी जिन्होंने दिखाया कि छापामार युद्ध पद्धति, ध्यान दीजिएगा, वंशज ही नहीं के थे शिवाजी, वंशज सब वही हैं, केसरिया बाना वाले हैं। ठीक है, अब उसको भगवा कलर देकर के आप राजनीतिक कलर मत दीजिएगा, केसरिया केसरिया होता है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, सब एक ही माँ के एक अजीब पुत्र थे। ठीक है, फिलहाल इन्होंने भी वही काम किया जो उदय सिंह ने शुरू किया था। मैदानी भागों से ज़्यादा हट करके पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ना शुरू किया, छापामार युद्ध पद्धति शुरू किया। क्योंकि छोटी जब सेना होती है तो आपको रणनीति बदलनी होती है। रणनीति जब आप नहीं बदलेंगे तो आपकी केवल बहादुरी बिल्कुल किसी काम की नहीं आएगी। पता चला कि सामने 10 लाख है, आप मात्र 5,000 हो, तो कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, हर जगह केसरी फिल्म नहीं बनती है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा राणा प्रताप के बारे में जानते हैं। ठीक,
मैंने पॉइंट आउट कर दिया तब भी मुझे लगता है कि घंटे के ऊपर क्लास हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी कुछ लिख दिया है खाली इसलिए कि आपका खूब समय बचत हो। अदरवाइज मुझे राणा प्रताप को अगर लेना कम से कम 5 घंटा लगेगा, और बिल्कुल दहाड़ के साथ, ये भी नहीं कहीं पर वीर रस में कोई कमी है। चलिए फिलहाल जन्म इनका हमको पता है, जन्म 15 मई 1540 को, ठीक है, 1540 को हुआ था। कहाँ? कुंभलगढ़ के किले में। ठीक है, कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म हुआ था। याद करिए कि उदय सिंह को पन्नाधाय ने बजाकर भेजा था और अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था। ठीक है, कुंभलगढ़, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं, इसलिए आप समझदार होंगे। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में, महाराणा सांगा वाले में या और भी चैप्टर्स में इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। तो बादल महल, जो कुंभलगढ़ में जो एक महल था, कुंभलगढ़ के किले में महल था, बादल महल में उनका जन्म हुआ था 15 मई 1540 को। इसीलिए ये दिन, ये ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है शेरों के लिए। ठीक है, शेर दिलवालों के लिए, स्वतंत्रता के दीवानों के लिए, भारत से प्रेम करने वालों के लिए 15 मई एक लाजवाब दिन होता है। अकबर द ग्रेट का तमगा उतारने के लिए इस राणा को सही ढंग से देखा जाए तो एक ही महाराणा हुआ। इनकी जन्मतिथि को इतने धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये किसी और देश में रहे होते और इतनी वीरतापूर्वक इनकी कहानियां रही होती तो शायद वास्तव में इनको क्या क्या उपाधि मिलती, जाने दीजिए, छोड़िए। तो बादल महल में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? कीका। इनको लोग कीका बुलाते थे। ठीक है, कीका। इनकी माता जयवंता बाई। आपने साथ सीरियल भी देखा होगा, हालांकि इतिहास से वहाँ बड़ी छेड़खानी की गई है। ठीक है, फैजल खान वाली। तो जयवंता बाई, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से शाहजी भोंसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई को कभी पत्नी का वो प्रेम नहीं दिया और बहिष्कृत रखा, वही शिवाजी उसी मां की कोख से पैदा हुए थे जीजाबाई के। ठीक है, एक बहिष्कृत पत्नी, एक परित्यक्ता पत्नी। ठीक है, मैं हिंदी थोड़ा सा बोल रहा हूं इसलिए कि कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं कि सर इंग्लिश हमारी, बट यहां पर देखिए भाव में आ जाऊंगा तो इंग्लिश और उर्दू को छोड़िए, हिंदी में जो प्रेम है आप समझने का प्रयास करिए। तो जिस प्रकार से जीजाबाई एक परित्यक्ता स्त्री थी, एक बहिष्कृत स्त्री थी, दूसरे पत्नी को मानते थे, तो जीजाबाई के गर्भ से एक शेर पैदा हुआ था शिवाजी, जिन्होंने शेरनी का दूध पिलाया। उसी प्रकार से इनको तो 20 रानियां थी, उदय सिंह को 20 रानियां थी और 20 से लगभग 23-24 पुत्र पुत्री थे। ठीक है, 23-24 संतान थे, जिसमें से राणा प्रताप वैसे सबसे बड़े थे, लेकिन उनकी पत्नी जो जयवंता बाई और धीर बाई, जिसको भटियाणी, रानी भटियाणी बोलते हैं, मेन थे। ठीक है, जयवंता बाई और रानी भटियाणी। ठीक है, रानी भटियाणी, इनको ये प्रेम से बोलते थे धीर बाई। रानी भटियाणी माने धीर बाई। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने शेरशाह सूरी का भी नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी का बाप फरीद खान अपनी उस पत्नी को नहीं मानता था जिस पत्नी के गर्भ से शेरशाह सूरी पैदा हुआ था। हर जगह इसका मतलब जितनी स्त्रियां परित्याग की जाती हैं उनके गर्भ से महान पुत्र या पुत्री पैदा होती है। लौक उसका भी उदाहरण है। ठीक, फिलहाल जयवंता बाई के गर्भ से निकले थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप, और यहाँ से मेन थे, माने इस पत्नी का एक पुत्र था जगमल। ठीक, जगमल ज़्यादा कोई खास नहीं, एक नॉर्मल इंसान। सबको ये पता था कि जिस समय राणा उदय सिंह मरेंगे उस समय, चूंकि ये पॉपुलर भी बहुत थे, लोकप्रिय भी बहुत थे, चूंकि ये इनके पिताजी बचपन में इनको लेके खूब टहले थे जंगलों में, तो जंगलों में भीलों के साथ इनकी मित्रता हुई थी। तो ये आम जनता में, ध्यान दीजिएगा, एक अजीब नेचर, जिस समय राजपूतों में या ब्राह्मणों में या जो बड़े जैसे वंशज में छुआछूत की प्रथा होती थी ना, कि ये शूद्र है, वैश्य, ये वो। सोचिए, महाराणा प्रताप एक प्योर राजपूत आदमी थे, लेकिन भीलों से इतना प्रेम कि उनके साथ बैठ के उनके पत्तल में खाना खाते थे। समझिए कि पुंजा जो भील राजा था, उनके साथ बैठकर पत्तल में खाना खाते थे। कितनी दोस्ती रही होगी, या दोस्ती न भी रही हो, रणनीति भी रही हो कि लोगों को प्रेम से मिलाना सीखे, तब भी कितनी बड़ी महानता थी कि राणा प्रताप एक ऐसे राजपूत खानदान से जिसमें मीराबाई को
इतना जलील किया गया था, ठीक है, जहाँ पर विक्रमादित्य और बनवीर जैसे लोग हुए, उसी वंश में महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ दोस्ती किया। भील माने जनजाति है वहाँ के, आपने सुना होगा, मीणा भील ये वो, ठीक है। तो जयवंता बाई के गर्भ से पैदा हुए कौन? महाराणा प्रताप। और ये था कि जब वो मरेंगे उदय सिंह तो पक्का ये राजा बनेंगे। एक वहाँ पर एक नियम था कि जैसे मान के चलिए कोई गुजर गया, राजा गुजर गया, तो सारे लोग तो जाएंगे वहाँ चिता जलाने, लेकिन जिसको राजा बनना वो नहीं जाएगा, उसी दिन उसका राजाभिषेक होगा, उसी दिन। तो चिता पे वो मुखाग्नि देने नहीं जाएगा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप वहाँ गए थे, तो उनके जो नानी वाले पक्ष थे, भाई कोई भी चाहेगा कि हमारा नाती पोता हमारा राजा बने, वो जानते थे कि मेरा नाती बड़ा है, यही राजा बनेगा। जब देखे, कहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो रहना चाहिए गोगुंदा में, तुमको तो रहना चाहिए उदयपुर में, माने राज सिंहासन के पास रहना चाहिए, राजतिलक होना चाहिए। तो लोगों ने कहा नहीं भाई, जगमल को बनाया गया। क्यों? क्योंकि उदय सिंह चाहते थे कि जगमल ही राजा बने, उदय सिंह चाहते थे जगमल राजा बने। लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, खास करके जनता को कष्ट हुआ। कल्पना करिए, हर राजा को उनके राजमहल के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या दरबारी ज़्यादा होंगे, लेकिन इस आदमी को बचपन से जनता इतनी पसंद करती थी कि ये राजा नहीं बनेंगे तो मेवाड़ का भाग्य सो जाएगा, मेवाड़ का चरित्र बैठ जाएगा, ठीक है। तो मिला जुलाकर उदय सिंह गुजर जाते हैं, ठीक, उदय सिंह गुजर जाते हैं, और गुजरने के बाद तुरंत इनको राजा बनाया जाता है। लेकिन उसी दिन बदल करके जनता की राय द्वारा, पूरे राज दरबारियों के राय द्वारा, इनके नाना नानी के पक्षकारों द्वारा सब कुछ फैसला लेकर के इनको राणा बनाया जाता है, इनको राजतिलक कराया जाता है, ठीक है, इनका राजतिलक कराया जाता है। पहला राजतिलक 28 फरवरी को। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं इधर देखिए, बचपन कुंभलगढ़ के किले में बीता, ठीक है, बचपन कुंभलगढ़ किले में बीता। 1567-68 का साका हमने बताया था कि 1303, 1534 और 1567-68, जिसमें अकबर ने 30,000 राजपूतों का कत्ल किया था और साका हुआ था, माने केसरिया और जौहर हुआ था, साका हुआ था। इसके बाद जब उदय सिंह निकल गए थे, ध्यान दीजिएगा, उदय सिंह निकल गए, विंध्य के जंगलों में निकल गए। उस समय उदय सिंह की स्थिति खराब थी, उस समय मेवाड़ की स्थिति खराब थी, चूँकि वहाँ पर कब्जा कर लिया अकबर ने, तो आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, काफ़ी कुछ डामाडोल हो गया था। उसी समय उदय सिंह ने उदयपुर बसाया ही था, ठीक है, और वहीं पर रहते रहते एक दिन निकल लिए। कब? ध्यान दीजिएगा, ये 1572 में, ठीक है, 1572 में, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, 28 फरवरी 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। इसका मतलब 32 साल के थे राणा प्रताप, उस समय 32 साल के थे, क्योंकि 1540 में उनका जन्म हुआ और 1572 में उनको राजगद्दी मिली। 32 साल के राणा प्रताप हो चुके थे, ठीक। 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा जो उदयपुर में है, वहीं पर ये रह रहे थे। वहीं पर थोड़े निराश हताश रहते थे कि भाई सारा कुछ समाप्त हो गया, हमारे ऊपर लगभग कब्जा है मुग़लों का, हमारे अंदर वो दीवानगी नहीं रही जो रहनी चाहिए। और एक दिन निकल लिए, उनका बेटा महाराणा प्रताप क्या हो गए, राजा बन गए, ठीक है। उसके बीच में छोटी छोटी घटना हो रही थी। क्या घटना हो रही थी, देखते हैं। एक एक चीज़ देखेगा, आपको परीक्षा के लिहाज से तो बिल्कुल याद हो जाएगा, लेकिन इनकी कहानियाँ मैं बताता हूँ, जिसके बारे में हमको ज़्यादातर नहीं बताया जाता है, ख़ास करके चित्तौड़ की वो कहानी जो हम लोग हल्दी घाटी के बारे में केवल जानते हैं, उसके अलावा जो और युद्ध हुआ था, दिवेर के युद्ध जैसे हुआ था, ठीक है, जहाँ पर महाराणा प्रताप की वीरता या उनके पुत्र अमर सिंह की वीरता और सामने आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है। केवल हल्दी घाटी के युद्ध में बांध कर रख दिया गया है। किसको? महाराणा प्रताप को। फिलहाल फटाफट देखते जाइए। 1540 में बादल महल में जन्म हुआ इनका। कहाँ जन्म हुआ? गोगुंदा, कुंभलगढ़ में। कीका इनका बचपन का नाम था। जयवंता बाई इनकी माता का नाम था। बचपन इनका कहाँ बीता? कुंभलगढ़ के किले में बीता। 1567-68 में जो साका हुआ था, इसके बाद मेवाड़ की स्थिति थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है, आर्थिक दशा गड़बड़ा गई थी, सामाजिक दशा गड़बड़ा गई थी। नागौर जिला आपने देखा ही है, बार बार मैंने मैप में दिखाया है।
नागौर में अकबर उस समय दरबार लगाता है, ठीक है। अकबर कहता है चल बेटा आजा, जितने लोग मेवाड़ की राजपूताना क्षेत्र के लोग हैं, जितने हमारे अंडर में आना चाहते हैं, जितने हमारी अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं कि आ जाओ यहाँ पर दरबार लगाओ, और जो युद्ध करना चाहते हैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो वहाँ काफ़ी लोग चले गए, सारे लोग नहीं। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के साथ कोई नहीं था, जबकि ऐसा था ही नहीं। बिल्कुल आधे से ज़्यादा लोग महाराणा प्रताप के साथ थे, ऐसे राजपूत जो अपनी आन बान स्वाभिमान के लिए कभी भी समझौता नहीं किया मुगलों से, अकबर के सामने नहीं झुके, अपने मेवाड़ की स्वाभिमान के लिए कभी भी अपने सर को नहीं झुकाया, पगड़ी को नहीं झुकाया, तलवार को रखा नहीं उसके चरणों में, किसके, अकबर की। तो नागौर में दरबार किया 1570 में। अभी जिंदा थे उदय सिंह जिंदा थे, लेकिन सरेंडर, चूंकि अभी जब जिंदा थे वो वैसे भी उतना मतलब नहीं थे पावरफुल जितना राणा प्रताप थे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। काफ़ी लोगों ने अधीनता स्वीकार कर लिया अकबर का, और कुछ लोगों ने कहा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए, जगमल को राजा बना दिया गया, ठीक है। नागौर दरबार 70 में हुआ, 72 में मर गए उदय सिंह, 72 में मर गए, 2 साल बाद मर गए, ठीक है। जगमल को राजा बना दिया गया। धीर भाई के जो बेटे थे, जो रानी भटियाणी थी, जिसको बहुत मानते थे उदय सिंह, बहुत ज़्यादा मानते थे, इसीलिए उनकी, अब अगर उनकी कहानी बताया जाए तो समझ सकते हैं। जब 3 या 20 रानियां हैं, तो जिसको सबसे ज़्यादा मानेंगे उसी के बेटे को राजा बनाने कहेंगे। जगमल को राजा बनाया गया, लेकिन जनता ने और उनके शुभेच्छा, जितने शुभचिंतक थे, उन लोगों ने मिलकर के राणा प्रताप को बना दिया 1572 में, ठीक है, 28 फरवरी को। और ध्यान दीजिएगा, जगमल गुस्से में नाराज होकर चला गया अकबर के पास। भैया मेरा राजगद्दी छीन करके मेरे पिताजी ने चाहा था कि मैं राजा बनूं, और राजा बन भी गया, लेकिन उसके बाद भी छीन कर दे दिया गया राणा प्रताप को। चला गया अकबर ने खुश करने के लिए सोचा कि चलो मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उसने भीलवाड़ा के अगल बगल का काफ़ी क्षेत्र दे दिया, और सिरोही में लगभग आधा सिरोही दे दिया कि तुम राज करो, ठीक। यहाँ पर लगभग अकबर का कब्जा था, तो कह रहा है चलो भैया यहाँ पर राज करो। खुश हो गए। चलो राज तिलक गोगुंदा के किले में हो गया, गोगुंदा है ना, और वहाँ पर गोगुंदा माने उदयपुर। कुंभलगढ़ में जन्म लिए, कुंभलगढ़ में पैदा हुए, लेकिन इनका तिलक कहाँ हुआ, राज तिलक कहाँ, गोगुंदा में। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को, जिस दिन मरे थे कौन, हमारे राणा उदय सिंह, ठीक है। अब पता चला अकबर को, अरे यार ये तो नया राणा आ गया है। उदय सिंह को तो हम लोग कब्जा कर लिए थे, उदय सिंह तो भाग गए थे। मतलब राणा प्रताप के निगाह में उदय सिंह एक कायर आदमी थे, लेकिन ये 32 साल का ये शेर आदमी, 7.5 फुटा जवान, जब गद्दी पर बैठता है तो राणा प्रताप को लगता है कि चलो कोई होगा, वही तो है। अब इसके पास भी 4 दूत भेजते हैं, 4 बार भेजते हैं, ठीक है। 72 में, 73 में, 73 में, 73 में, ध्यान दीजिएगा। 72 में 1 बार भेजते हैं, 73 में 3 लोगों को भेजते हैं, ठीक। अब देखिए, 4 दूत बार बार भेजते हैं, केवल ये बताने के लिए कि राणा प्रताप तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, बस। अगर नहीं स्वीकार करना चाह रहे हो, खाली ये कह दो कि बस आप बादशाह हो, आप राजा हो। अकबर सिर्फ ये सुनना चाहता था, किससे? राणा प्रताप के मुंह से। पहले भेजा उसने जलाल खां को, जलाल खां को भेजा उसने, कब भेजा? 1572 में, ठीक है, जून में 1572 में भेजा, उसी साल तुरंत ही। नहीं कोई बातचीत हुई, नहीं कोई बातचीत माने राणा प्रताप ने कहलवा दिया कि जाओ अकबर से बोल दो, ये माँ का लाल कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तुर्कों को तुर्क ही समझेगा, कभी बादशाह नहीं समझेगा। फिर मान सिंह को भेजा था, याद करिए मान सिंह, जो कहानियां मिलती हैं, जो आपको बताया जाता है, मान सिंह माने जोधाबाई का भतीजा, जोधाबाई का भतीजा, ठीक है, यानी मान सिंह की बुआ थी जोधाबाई। अब मान सिंह भी जाते हैं समझाने के लिए, मनाने के लिए कि भाई मेरे राजपूत, मैं भी राजपूत, तुम भी आ जाओ, अकबर के थोड़े से अधीन हो जाओ, नहीं तो अकबर कहीं के छोड़ेगा नहीं। पूरी दिल्ली का सम्राट है, पूरे भारत का सम्राट है वो, तुम्हारी छोटी सी मेवाड़ की सेना। बहुत के बारे में कहानियाँ खूब मिलती है, हालांकि झूठ सही सब कहा जाता है कि मान सिंह ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो राणा प्रताप ने, चूंकि एक राजपूत थे, राजपूत का सम्मान करना जानते थे, उन्होंने जो उदय सागर झील है वहाँ पर एक बड़े भोज का आयोजन किया। और जब मान सिंह आया
तो सब कुछ तैयारी होगी। जब उनके खाने की बारी हुई तो मान सिंह ने कहा कि अपने पिता को बुलाओ, अमर सिंह से, मैंने उनके बेटे अमर सिंह जो बड़े बेटे थे उनसे कहा कि अपने बाप को बुलाओ, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब नहीं आऊँगा, मेरे सिर में दर्द है। तो मान सिंह को लगा कि मेरा अपमान है, ये बुला करके अपमान है, खिलाने के समय बताया ये मेहमान के साथ मुखिया नहीं बैठकर खाएगा तो ये अपमान समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राणा प्रताप के सरदर्द को जल्दी ठीक करूंगा युद्ध के मैदान में। कहानियां मिलती हैं, यद्यपि इसको कई लोग झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि उदय सागर झील के पास नहीं आए थे, वो आए थे गोगुंदा में, गोगुंदा में मिले थे, ठीक है, गोगुंदा में मिले थे। तो कहने का मतलब, और बदायूनी, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र ऐसा अकबर के इतिहासकार था बदायूनी जो हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। हल्दी घाटी युद्ध में था, वो तीर भी चला रहा था, तीर भी चला रहा था, वहां पर युद्ध भी कर रहा था। जैसे अकबर के नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना रहीम दास, वो आदमी इतना बड़ा कवि जिसको हम लोग जानते हैं कि महान कवि रहीम दास के दोहे, वो भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, वो भी लड़ा था राणा प्रताप से। अभी बताऊंगा आगे कहानी। तो बदायूनी इनका इतिहासकार भी इसको नहीं मानता है, ये शर्मा एक है वो भी नहीं मानते हैं, कहते हैं गोगुंदा मिलने आता। लेकिन जेम्स टॉड जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा, राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, उसने कहा उदय सागर झील के पास आए थे और ऐसे से हुआ था, और सरदर्द का बहाना करके राणा प्रताप मिलने नहीं जाते हैं। वहां से क्रोध में मान सिंह जाता है और अकबर को चढ़ाता बढ़ाता है कि राणा प्रताप मानने वाला नहीं है, अब उसके औकात दिखाने का समय आ गया, हमला करिए, पूरे दिल्ली की सेना को लेकर हमला करिए, ठीक है। तो जलाल खां जाते हैं, मान सिंह जाते हैं, मान सिंह वाला भी वही हो जाता है। मान सिंह जाते हैं 1573 में, ठीक, 1573 में। भगवंत दास, ये मान सिंह के आमेर के राजा, ध्यान दीजिएगा, भगवंत दास इन मान सिंह के पिताजी थे। अब बेटा से नहीं हुआ तो बाप गया, ये भी अक्टूबर में गए, ये जून में गए, ये अक्टूबर 1573 में गए, ये भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी मना नहीं पाए। बड़ा मनाया जनाया कि अरे भाई अकबर अकबर है, मान लो, अधीनता स्वीकार कर लो। राणा ने कहा सवाल नहीं उठता, ये सर कटने वाला है, झुकने वाला नहीं है, ठीक है। फिर टोडरमल गया। टोडरमल आप समझ सकते हैं, टोडरमल बड़ी इज्जत करता था राणा प्रताप की, लेकिन टोडरमल वही टोडरमल अकबर के नवरत्न, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, अकबर का एक महान अर्थशास्त्री। उसने कहा कि राणा प्रताप को समझाने की कोशिश किया, ये भी दिसंबर में गया, 1573 में दिसंबर में गया ये, ठीक है। ये भी बहुत समझाया कि हे राणा प्रताप, आप अकबर से दुश्मनी मत लीजिए, उसके अधीन हो जाइए, ठीक है। देखिए मान सिंह ने तो यहां तक कहलवाया था कि भाई ठीक है राणा प्रताप, तुम अधीनता मत स्वीकार करो, खाली तुम आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र होगे, मेवाड़ में जैसा चाहोगे वैसा करोगे, हम कोई नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, यहां तक कि बहुत कुछ और भी सुविधाएं देंगे, लेकिन तुम खाली कह दो कि बस हमारा। अरे सवाल नहीं उठता, राणा प्रताप मान जाए। टोडरमल अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न कौन कौन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हक्की मुक्काम, फैजी, अबुल फजल, टोडरमल और तानसेन, ये सारे लोग थे जो अकबर के नवरत्नों में थे। उसमें टोडरमल भी थे, टोडरमल भी समझाने गया, नहीं समझे, माने 4 लोग जाते हैं। कौन कौन? जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये चारों 72, 73, 73 में। लेकिन राणा प्रताप के स्वाभिमान को हिलाया नहीं पाए, उनको किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं था कि तुर्कों की अधीनता मैं स्वीकार करूं। मेरे पिताजी अपनी रणनीति बदलने के लिए भले इधर उधर हो गए हों, लेकिन ये राणा 7.5 फीट का राणा, चेतक का मालिक, मां जयवंता देवी का एक शौर्यशाली पुत्र, ये कभी झुकने वाला नहीं है। अभी तो एक से एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। फिलहाल ये पहले स्लाइड में आपने इतना देखा, थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। चलिए अब जब इतना 4 जगह हो गया तो फिर मान सिंह भी भड़काए, टोडरमल भी जाके भड़काए, भगवंत मान भी भड़काया, जलाल खान भी भड़काया, सब लोग भड़का रहे हैं कि भैया ये राणा प्रताप मानने वाला नहीं है, अब उस पर हमला करिए। तो हल्दी घाटी, ध्यान दीजिएगा साथियों, हल्दी घाटी अगर आप गए हैं, मैं तो गया हूं, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं वहां से हल्दी घाटी का वो पवित्र मिट्टी भी लाया हूं जिसका एक एक कण इतना पवित्र है हमारे देश के लिए, हमारे देश के इतिहास के लिए। खास करके जो इतिहास प्रेमी है वहां पर राणा प्रताप को ये नहीं देख रहा है कि कहां से हैं, किस वंश के, धर्म के, जाति के, संप्रदाय के। जो भारत का प्रेमी है वह
हल्दी घाटी के युद्ध से, हल्दी घाटी की धरती से कितना जुड़ा हुआ है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इधर गोगुंदा की पहाड़ी है, ठीक है, इधर गोगुंदा की पहाड़ी और इधर खमनौर की पहाड़ी, ठीक है, खमनौर ये राजसमंद जिले में और इधर उदयपुर जिले में, ठीक है, उदयपुर जिला और राजसमंद जिला, इसके बीच में एक जो बड़ी पतली सकरी सी जाती है, जो सकरी सी रास्ता एकदम हल्दी हल्दी की तरह, मैं तो गया हूँ देखा हूँ, हल्दी की तरह वहाँ की मिट्टी से हल्दी घाटी बोलते हैं। वहीं बगल में दो प्रकार का युद्ध हुआ था, एक तो पहाड़ी क्षेत्र पर हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था शुरुआत में पहाड़ियों पर होता, जिस पर राणा प्रताप एकदम जीत गए, क्योंकि अकबर को केवल मैदान में लड़ने का अनुभव था, लेकिन राणा प्रताप को ज़्यादा ही जोश में जब मैदानी भागों में आ गए तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। फिलहाल तो दो पहाड़ियों के बीच में, ठीक है, उदयपुर राजसमंद, वैसे सही देखा जाए तो हल्दी घाटी राजसमंद जिले में, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में ना आ रहा तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ क्या फिगर राजस्थान का। अब देखिए ये देखिए, वैसे पाली और राजसमंद, देखिए ये पाली और राजसमंद को जोड़ता है क्या, हल्दी घाटी, लेकिन चूंकि उदयपुर भी है तो आप यहाँ मान के चलिए, यहाँ ठीक, यहाँ हल्दी घाटी है, तीन जिलों का सीमा बना रही है, ठीक है। अब यहाँ राजसमंद और उदयपुर, ये दोनों पहाड़ियों के बीच, खमनौर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ी, इनके पहाड़ियों के बीच में हल्दी घाटी जो मैदान है, वहीं पर युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी की युद्ध। देखिए अकबर तो इधर दिल्ली से आ रहा ना, इधर अजमेर में सारी प्लानिंग करता है लड़ने की, और ये कहाँ करते हैं, राणा प्रताप, याद करिए मैंने बताया था मांडलगढ़ में सारी तैयारी करते हैं हल्दी घाटी का, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। चलिए फिलहाल हल्दी घाटी की तैयारी हो जाती है। पुंजा भील, जी हाँ पुंजा भील, जो भीलों के सरदार थे, राणा प्रताप के महान मित्र थे, इनको इन्होंने खूब बढ़िया से कह दिया कि अब भाई मेरे तैयार हो जाओ, तीर धनुष सब लगा लो, जहर बुझा लो, सब कर लो, हमारी छोटी सी सेना है, बड़ी सी सेना अकबर से लड़ना है और जमकर लड़ना है। पुंजा नामक एक सरदार था भीलों का, भील जनजाति, जंगलों में रहने वाली जनजाति, जिसके साथ बचपन में राणा प्रताप ने खूब समय बिताया था, साथ में खाया पिया था, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा थी, साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, ठीक है। तो पुंजा भील को कहा कि तैयार रहो, ठीक, और कह दिया सारी जनता को, अपने उधर का जितना गोगुंदा वाला क्षेत्र, उदयपुर वाला, उन्होंने कहा कि अब सब लोग पहुंच जाओ पहाड़ी पर। सभी लोगों को, जिस प्रकार से शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को सांसारिक शक्तियों से बचाने के लिए एक नई दुनिया बसाया था, सारे लोगों को, सारे बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, रोगी पोगी सबको उठा के फेंक दिया था एक जगह, उसको नई दुनिया का नाम दिया था, ठीक है। उसी प्रकार राणा प्रताप ने कहा कि सब लोग पहाड़ी पर पहुंच जाओ, कोई भी खेती नहीं करेगा, कोई भी जितना मैदानी भाग है वहाँ कोई खेती नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये लोग हमला करते हैं, हम लोग पहाड़ पर हैं और घेर लेंगे, मान लीजिए रसद पानी मिलेगा नहीं, खेती पानी, उनको अनाज मिलेगा नहीं, मर जाएंगे, भग जाएंगे, ठीक। अब एक रणनीति बदल रहे हैं, बहादुरी के साथ साथ स्ट्रेटजी विथ ब्रेवरी, ठीक है, बदल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों को छोड़ करके चलो अब पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, ठीक है, आ जाओ सब लोग, कोई भी नहीं कुछ करेगा, कोई उनके लिए फसल नहीं उगाएगा। यहाँ पर एक कहानी मिलती है कि एक बार मुगलों ने लालच दे करके एक किसान को ज़बरदस्ती पैदा करवाया, सब्जी वगैरह कुछ, जब हमला हुआ था उस समय कि सब्जी वगैरह पैदा करवाया, तो राणा प्रताप को लगा कि नहीं ये हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो उस टुकड़ी को भी मारे थे और उस किसान को भी जान से मार दिए थे कि नहीं तुम पूरे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, खास करके मेवाड़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फिलहाल अकबर अजमेर में आया, ठीक है। अब देखिए अजमेर में यहीं पर प्लानिंग होती है, ये यहाँ पर प्लानिंग चलती है अजमेर में, ठीक। और अजमेर से इधर मंडल भीलवाड़ा होते हुए, ध्यान दीजिए, भीलवाड़ा होते हुए यहाँ पर राजसमंद में चित्तौड़ है, ध्यान दीजिएगा, अजमेर में यहाँ आता है, इधर होते हुए इधर से अजमेर, और राणा प्रताप की सेना इधर से, राणा प्रताप की सेना उदयपुर से इधर, ठीक। अभी तो हमारी राजधानी चित्तौड़ ही थी, ठीक है। तो अकबर अजमेर में दरबार लगाता है, दरबार में निर्णय होता है और मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या गजब का चालू आदमी था, राजपूतों को भिड़ा रहा है कि मरेंगे तो राजपूत ही मरेंगे, हिंदू ही मरेंगे,
ठीक, यहाँ राजपूत ना होकर के हिंदू की बात हो रही है, ठीक है, कि मरेंगे तो यही लोग मरेंगे, ठीक है। तो मान सिंह को सेनापति बनाया और आसफ खान को उप सेनापति बनाया, ठीक। आसफ खान, एक आसफ खान वो भी था जिसकी पुत्री अर्जुमंद मानो बेगम यानी मुमताज महल थी, जिसका दामाद शाहजहां था। एक आसफ खान वो था, एक आसफ खान ये, ठीक है। और निकल लिए आकर के हो गए कहाँ, मांडलगढ़ होते हुए खमनौर की पहाड़ियों के पास। खमनौर माने राजसमंद, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, ठीक है। तो वहीं पर अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। किसने? अकबर ने, ठीक। कहाँ गए? अकबर ने। चलिए, तो 3 अप्रैल को सेना रवाना होती है। किसका? अकबर की सेना रवाना होती है मांडलगढ़ होते हुए, ठीक। मांडलगढ़ माने भीलवाड़ा। अब देखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, मांडलगढ़ माने भीलवाड़ा। देखिए इधर, अब यहाँ भीलवाड़ा होते हुए, अजमेर से भीलवाड़ा होते हुए इधर राजसमंद में आ जाती है, ठीक है। राजसमंद, राजसमंद माने वही खमनौर, खमनौर की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, दोनों के बीच में क्या है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कई बार चर्चा हो चुका है। अब यहाँ गोगुंदा, इधर देखो गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ मैंने दर्शा दिया यहाँ पर, और ये है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, ठीक। हल्दी घाटी का आपको फिगर दिखा दूँ, फिगर दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हल्दी घाटी का फिगर दिखाया जाए, ये देखिए, ये देखिए हल्दी घाटी, पतली सी सकरी है और ये पीला पीला है, बिल्कुल हल्दी की तरह है, ठीक है, हल्दी की तरह है। अभी चर्चा करते हैं, ये देखिए। अब इसको अलग अलग नाम दिया गया साथियों। कुछ लोगों ने तो कहा कि सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध है, लेकिन इसको कहा गया गोगुंदा का युद्ध। किसने कहा गोगुंदा का युद्ध? इसको बदायूनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी एक मात्र ऐसा इतिहासकार जो लड़ रहा था वहां पर, जो अपनी आंखों देखा हाल अपनी किताब में लिखा है। हालांकि उसने बढ़ा चढ़ा के केवल अकबर की तारीफ किया है और उसने कहा कि अकबर जीता है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं ये साबित करती हैं साथियों, जो आज तक हमको इतिहास पढ़ाया गया था कि अकबर जीत गया, राणा प्रताप हार गए, महान अकबर, या दोनों लोग नहीं जीते, दोनों लोग निर्णायक युद्ध नहीं जीत पाए, दोनों लोग लगभग बराबरी रहे। बट इसके कई ऐसे टॉपिक हैं जो बताते हैं कि अकबर हारा था, ठीक। डायरेक्ट नहीं बताएगा क्योंकि अपने राजा की बुराई तो कभी कर नहीं सकता। बदायूनी इसको नाम देता गोगुंदा का युद्ध। खमनौर का युद्ध देता है इसको अबुल फजल। आपको पता है अबुल फजल, ठीक है, फैजल का भाई, फैजी का भाई और अकबर का नौरत्न अबुल फजल, ठीक है। और इसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली या हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? जेम्स टॉड ने, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। कर्नल जेम्स टॉड, ठीक, राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड ने इसको थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली साथियों ग्रीस में एक जगह है, ग्रीस माने यूनान में एक जगह है। फारस और यूनान में एक लड़ाई हुई थी, तो यूनान की बहुत छोटी सेना, ईरान की बहुत बड़ी सेना, लेकिन जीती थी कौन? यूनान की सेना। उसीलिए इसको उपमा दिया कर्नल जेम्स टॉड ने कि यह मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध था। मेवाड़ का थर्मोपल्ली अगर किसी को कहा जाए तो आप लोग लिखेंगे हल्दी घाटी की युद्ध। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। खमनौर की युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा की युद्ध इसने किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था, ठीक। इसका अलग अलग नाम रखेगा क्योंकि खमनौर की पहाड़ियाँ और गोगुंदा की पहाड़ियाँ वैसे पाली से सटता है दोनों, लेकिन आपको राजसमंद और उदयपुर के बीच में, उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है आपका हल्दी घाटी, ठीक है। तो वहाँ पर इसको ऐसे बोलते हैं। और हाथी साथियों, हाथी पता है लूना या लूड़ा, ठीक है, और राम प्रसाद, ठीक, राम प्रसाद, ये मुख्य हाथी थे किसके? राणा प्रताप के, ठीक है, राणा प्रताप का। और इधर का जो अकबर के हाथी में मेन था क्या? मर्दाना, जो मान सिंह के हाथी का नाम था, ठीक है, मान सिंह। और गजराज, गज से कई प्रकार की उपाधियाँ इधर थी, माने अकबर के हाथियों का नाम। तो अकबर के मुख्य हाथी कौन थी? मर्दाना, जिस पर मान सिंह था, वो मान सिंह जिससे जिंदगी भर चिढ़ते रहे राणा प्रताप। उन्होंने कहा एक राजपूत होकर अकबर के कदमों में बैठने वाला, अकबर के चरण को चाटने वाला ऐसा चाटुकार राजपूत
पैदा होते मर क्यों नहीं गया, हमेशा जलते थे, चिढ़ते थे। मतलब मान सिंह कहते थे ना, श्याम नारायण पांडे के अपने हल्दी घाटी आपने कविता पढ़ी होगी कि राणा कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ, है ना। तो मान सिंह को तो खोजने के लिए पूरे हल्दी घाटी में राणा प्रताप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था। वो गद्दार कहाँ जिसकी वजह से ये सारा गेम चल रहा है, अगर वो हमारे पास होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। फिलहाल मर्दाना घोड़े का हाथी का नाम किसके था, मान सिंह के, ठीक है। और इनके हाथी का नाम क्या था, मतलब राणा प्रताप के मुख्य हाथी तो उनका चेतक था, लेकिन इनका दो हाथी बहुत मशहूर था, लूना और रामप्रसाद। रामप्रसाद, सोचिए रामप्रसाद नामक जो एक नाम होना चाहिए मनुष्य का, हाथी का नाम था। इसका मतलब वो हाथी कितना पला होगा, कितना उसका सेवा किया गया होगा, ठीक है। और हाकिम खां सूर, हाकिम खां सूर, ठीक है। हाकिम खां कौन था, जो राणा प्रताप का हरावल दस्ता था। साथियों हरावल वो होता है जो सेना का सबसे अग्रभाग होता है, सबसे पहले जाने वाला। अब पैदल जाता है या कोई भी सेना हो जो सबसे पहले हरावल, वैसे हरावल पैदल सेना ही होती है कि जाओ पहले भिड़ो, हम लोग हाथी से, घोड़ा से, बर्छी से, तलवार से, भाला से, तोप से, तलवार से आएंगे, लेकिन सबसे पहले भिड़ो तो उनके हरावल दस्ता। तो हरावल दस्ता का सबसे बड़ा सेनापति हमारे अकबर राणा प्रताप ने बनाया हाकिम खां सूर को, एक मुसलमान को बनाया। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप राणा प्रताप को पढ़ते हैं साथियों, तो बार बार आपको मिलेगा सांप्रदायिक सद्भाव के एक बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करते थे। अकबर जहां काफिर कह करके, हिंदू कह करके प्रताड़ित करता था, मारता था, राजपूत कह के काटता था, वहीं पर राणा प्रताप ने कभी भीलों से दोस्ती किया, उनके साथ खाना खाया, कभी मुसलमान को बड़े बड़े पद पर दिया, और जाति पात उससे बहुत दूर हट करके राणा प्रताप ने सबका दिल जीत लिया था। ऐसे लोग ही सेना नायक, लोक नायक, राष्ट्र नायक कहलाते हैं। साथियों कहा था ना कि वो बहुत बड़े युग द्रष्टा थे, हाँ, लोक नायक थे, जननायक थे, लोगों में प्रिय थे। क्यों प्रिय थे, क्योंकि उन्होंने ये सब नहीं देखा। उन्होंने देखा सिर्फ मेवाड़ है, उन्होंने देखा हमारी धरती है, उन्होंने देखा हमारी भारत माँ है। तो ऐसे लोग सबका दिल जीत लेते हैं। तो यहाँ पर हाकिम खां सूर को जब आप जाएंगे जहाँ पर उनका चेतक मरा था, ठीक है, तो चेतक के उधर उदयपुर में उनका छोटा सा म्यूजियम है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो पूरा एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में आप इनको देखेंगे, हाकिम खां सूर को, ठीक है। तो ये कौन थे, राणा प्रताप के सेनापति थे, ठीक, हरावल दस्ता के। अब आते हैं प्रथम मोर्चा। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार का युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ पहाड़ी क्षेत्रों पर। राणा प्रताप ने कहा भीलू से कहा ऊंचे पे खड़े हो जाओ, और वहां से बड़ी सेना, वैसे कहा जाता है कि 20,000 सेना थी, ज़्यादातर जो मान्य है 20,000 सेना राणा प्रताप की, 80,000 सेना अकबर की। वैसे तो 1 पर 4 था, वैसे तो कहा होता है कि एक राजपूत, एक राणा जो 4 को तो आराम से मार सकता है, लेकिन 80,000 देखने में बहुत होता है, 4,000 ज़रा सा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे लोग राणा प्रताप जैसे ही बहादुर थे, उसमें नॉर्मल सिपाही भी तो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भले ही अच्छी हो, लेकिन फिर भी राणा प्रताप थे। अब जिसका 10-10 किलो का तलवार हो, भाला हो, 10-10 किलो का जूता हो, और कुंटल किलो का वो झालर हो, प्लस हाँ 150-200 किलो वजन हो, ऐसे सब लोग तो थे नहीं। 7.5 फीट का वजन। राणा प्रताप, उनका घोड़ा चेतक साथियों, ईरानी घोड़ा था, नीला नीला घोड़ा था उनका चेतक, 8 फीट का ऊंचा था, और हमेशा उस चेतक पर क्या लगाते थे, हाथी का सूंड लगाते थे, क्योंकि इतना ऊंचा था कि वो लगता ही नहीं था कि घोड़ा है। मतलब उसको लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, कि लोग समझ ना पाए कि हाथी है कि घोड़ा है। मोटा तगड़ा तो था ही। कल्पना करिए कि 7.5 फीट का आदमी 8 फीट घोड़े पर बैठ रहा है, कैसे लग रहे होंगे देवपुरुष। वारे राणा प्रताप, मैं बहुत ही केवल शौर्य अंदाज में उनकी बहुत छोटी सी जिक्र कर रहा हूँ, बहुत छोटा जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो मतलब वही होगा कि इतिहास जानने का अगर प्रेमी होगा तब तो बढ़िया, लेकिन परीक्षा के लिहाज से वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो हमको दोनों देखना है, इसलिए मैं थोड़े भाव में जरूर आ जा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक। तो प्रथम मोर्चा पहाड़ों पर था। भीलों ने तीर चलाना शुरू किया। भील पहाड़ी पर से बड़ी बड़ी सेनाओं को, जो 80,000 सेना आ रही थी, मारना शुरू किया। खलबली मच गई, हालत खराब हो गया। हाकिम खां सूर जो है गए, जो हरावल दस्ता का, माने पहाड़ों पर से हमला हो रहा, मारे तहस नहस कर दिए। पहली सेना, जो पहला मोर्चा था अकबर की, खलबली मच गई, भागने लगे लोग। लेकिन एक बड़ा चालू आदमी था उसमें,
उसने झूठ मूठ का हल्ला कर दिया, अरे अकबर खुद अपनी सेना लेके आ रहे हैं, हमारा नेतृत्व करनी है, सुल्तान अकबर आ रहे हैं, बादशाह अकबर आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप। फिर लोगों में जोश आ गया कि जब हमारा बादशाह ही आ रहा है तो इसका मतलब हमको डरने की क्या जरूरत है, हम लोग लड़ेंगे, राणा हो चाहे बाड़ा हो, हम लड़ेंगे। फिलहाल पहाड़ी पर से जब लड़े तो जीते और मार के भगवा के, भले अफवाह फैला करके अकबर का लड़ा गया, लेकिन लगभग यहाँ पर राणा प्रताप जीत गए, मार के भगा दिए। बहुत लोग मारे गए, बहुत मुगल मारे गए, ठीक है, मुगल बहुत मारे गए, चलो वो तो ठीक है। सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि जब बदायूं ने कहा आसफ खान से कि बताओ यार, उधर मान सिंह का दस्ता वाला राजपूत, इधर राणा प्रताप वाला राजपूत, मान सिंह हमारे साथ लड़ रहा है, उधर राणा प्रताप हमारे खिलाफ लड़ रहा है, अब इतनी जोर टकराहट हो रही है, वज्र धूप था। जून में सोचिए 18 जून 1576, मैंने डेट नहीं डाला, 18 जून 1576 को यह युद्ध शुरू हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ठीक है। तो इतनी गर्मी, जून की गर्मी में आपस में जब भिड़े हुए थे, धूल भी उड़ रही थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर हो रहा था। मैं तो गया हूं हल्दी घाटी, आश्चर्य होता है कि वहां पर लड़ाई कैसे हुई होगी। तो बदायूं ने जब पूछा आसफ खान से, आसफ खान जो उप सेनापति था, उससे पूछा कि किसको मारा यार, कैसे पता चले। तो उसने कहा कि डायरेक्ट मारो, राजपूत मरने चाहिए, चाहे इधर के मारे, इधर के मारे, उधर के मारे, चाहे वो मान सिंह के तरफ के मारे, चाहे हमारे तरफ के मारे, उससे क्या मतलब है, राजपूत मारे बस, मुगल सेना बची रहे, ज़्यादा बची रहे, ठीक है। तो फिलहाल दूसरा जो हुआ, राणा प्रताप को थोड़ा सा ये हो गया कि जोश में आ गए और उतर गए जमीन पर, मैदान में आ गए, ठीक। तो दो प्रकार की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी का, एक तो पहाड़ों पर, एक मैदानी भागों में। यहाँ पर जब आए बनास नदी किनारे, कहा जाता है कि बदायूनी ने कहा था कि, हालांकि बदायूनी तो बहुत कम सेना मानता है कि हमारी 5-6 हज़ार की सेना थी और राणा प्रताप की 3,000 सेना थी, तो गलत बात है, बिल्कुल कहीं से सत्य है ही नहीं। लेकिन उसने ये कहा है कि हमारी सेनाओं को बनास नदी के किनारे किनारे 7-8 किलोमीटर तक दौड़ा कर मारे हैं राणा प्रताप, ठीक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा राणा प्रताप कमज़ोर हुए। क्यों कमज़ोर हुए? क्योंकि मैदान में आ गए और बहुत बड़ी सेना आ गई, 80,000 सेना, उसमें उसको कुछ मारे गए थे पहले मोर्चा में, मैदानी क्षेत्र में आ गए। राजपूतों का कत्ल, जो अभी मैंने बताया कि दोनों तरफ के राजपूतों का कत्ल करो, बदायूं ने कहा कि मारो आसफ खान, हे आसफ खान मारो, चाहे मान सिंह मरे, चाहे राणा प्रताप के मरे, राजपूत मरना चाहिए चाहे जैसे, ठीक है। अब हाथी का युद्ध होता है भयंकर, इधर लूणा हाथी और राम प्रसाद हाथी, मारा मतलब तहलका मचा दिया, दार ताड़ तड़ातड़। और एक तो ये लोग अपने सूंड में चाकू लेके चलते थे, ठीक है, तलवार भी लेके चलते थे, अपनी पूंछ में तलवार और सूंड में चाकू, और दोनों ने मारा, तहलका मचा दिया लूणा और राम प्रसाद ने। लेकिन तब तक उधर चूंकि बंदूक का जमाना आ ही गया था, मैंने बताया था, संग्राम नामक बंदूक से राणा प्रताप ने मारा था किसको, जयमल को, जो कि घायल हुए थे। फिर उसके बाद कल्ला राठौर के कंधे पर बैठ करके, वही कल्ला राठौर जिनकी बुआ थी मीराबाई, ठीक है। फिलहाल हाथी का युद्ध हुआ और अकबर की सेना ने महावत को मार दिया। इन दोनों हाथियों के, जो लूना और राम प्रसाद, दोनों हाथियों को, जो महावत जो हाथी चलाते हैं बैठ करके, उनको मार दिया। मारने के बाद दोनों हाथी को कब्जा कर लिया और राम प्रसाद हाथी का लेके सौंप दिया गया किसको, अकबर को। इसने उसको रख लिया और नाम रख दिया पीर प्रसाद। उसको लगा कि हिंदू नाम है ये राम प्रसाद, उसने रख दिया पीर प्रसाद, ठीक है। पीर, जिंदा पीर कहता ना, पीर प्रसाद नाम रख दिया। हाथी हमारा दोनों पकड़ा गया, कौन, राम प्रसाद और लूणा, ठीक है। और रही बात मान सिंह, फिर वही बात आ गई, राणा कहता था मान कहाँ, भाला कहता था मान कहाँ। राणा प्रताप जब तक युद्ध में थे, धुआंधार तहलका तो मचाए थे। कल्पना कर सकते हैं कि 7.5 फीट का वो लौंडा, 35 साल का लौंडा, 76 में हो गए थे, 36 साल का, वो शेर, वो योद्धा जब लड़ता हुआ है ना, 80-80 किलो के भाले से जब लड़ता हुआ, कैसा रौद्र रूप मचाया होगा, युद्ध भूमि में कैसा तांडव मचाया होगा, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक को इशारा किया, बेटा तुम केवल मान सिंह को खोजो, हमें उस गद्दार को मारना है। वो सेनापति को मार दोगे, धाराशायी हो जाएगी पूरी सेना। और चेतक खोजते 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 पहुंचता है, देखता मान सिंह बहुत बड़े हाथी पर, अपने मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। हौदा में अपने बैठा हुआ था, महावत आगे बैठा हुआ था। राणा प्रताप ने कहा, बस बेटा चेतक चल। और चेतक इतना ऊंचा, दड़ा के घोड़ा ऊपर उठाता पांव,
और पांव रख देता है हाथी के मस्तक पर, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही। और मस्तक पर रखने के बाद भाला अपना निकालते हैं राणा प्रताप, लेकिन मारते हैं, इतना मोटा भाला मारते हैं, लेकिन दो काम हुआ। एक तो पट्टा हौदा में छिप गया, वो गद्दार मानसिंह हौदा में छिप गया, एकदम नीचे छिप गया। दूसरी बात, महावत ने उसको अपने ऊपर ले लिया। अब जानबूझ के लिया कि गलती से आ गया, फाड़ते हुए, सीना फाड़ते हुए निकल गया, लेकिन बच गया। कौन? मानसिंह। चूंकि बल्लम फेंक के थोड़ी मारे थे, वो तो चढ़ गए थे बिल्कुल मस्तिष्क पर। अच्छा, मस्तिष्क पर चढ़ने के बाद हाथी को लगा, करी बाप रे, ये घोड़ा है, तो हाथी नहीं है, घोड़ा है। तो उसने जो सूंड में वो भी जो चाकू लिया था, मर्दाना नामक हाथी ने मार दिया। एक पांव कट गया, किसका? चेतक का। चेतक का एक पांव कट गया, कट के झूल गया कट करके। अरे बाप रे बाप, एक तो मानसिंह बच गया, दूसरे ये कट गया, तीसरे राणा प्रताप बहुत घायल भी हो चुके थे, बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। लेकिन युद्ध में ये बहादुर लोग, शेर लोग घायल होते रहते हैं। महाभारत का होता था, रामायण का युद्ध होता था, घायल होते थे, शाम तक को लेप लाप लगा, सुबह तक एकदम फिट फाट। क्या गजब के मर्द होते थे वो लोग। फिलहाल मानसिंह को किसी तरह अपनी जान बचानी पड़ी, ठीक है, दुबक कर, छिप करके। लेकिन उसी समय घेर लिए सब लोग, ठीक। राणा प्रताप घिर गए, काफी घिर गए, कहाँ नहीं मिलती है जो। उस समय बहुत घायल हो चुके थे, तो झाला मानसिंह लगभग उन्हीं की तरह शकल मिलती थी। अब चूंकि राणाओं का शकल एक ही तरीके का होता था, मोछ होता था, बड़े बड़े जबड़े मड़े मड़े थोबड़ा होता था, शरीर भी वही होती थी, तो लगभग एक ही तरीके के सब लगते थे। हाँ, लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी अलग होती थी। तो झाला मानसिंह नामक एक सेना नायक ने कहा कि आप निकलिए। बहुत लोगों ने समझाया कि आप निकलिए, हम हार कहाँ रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, अभी लड़ेंगे, काफ़ी देर तक लड़ेंगे, आप निकलिए, अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, ठीक है, अभी आप सेना इकट्ठा करिए। किसी तरह कसम क्रिया दे के इनको निकाला जाता। तो झाला मानसिंह ने उनका मुकुट पहन लिया, उनका सिंबल जो चित्तौड़ का सिंबल था वो पहन लिया। तो लोगों ने सोचा कि बस यही राणा प्रताप है। वो बंदा 25-50 को काटते हुए, मारते हुए, सबको मारते, लड़ते लड़ते लास्ट में वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? झाला मानसिंह। झाला मानसिंह का नाम इतिहास में अमर है, खास करके राजस्थान के इतिहास में, कि राणा प्रताप जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई को लोगों ने बचाया था, और झलकारी देवी, हाँ, जिसको दलित महिला कह करके अपमानित किया जाता है, एक ऐसी वीरांगना महिला जो अगर वीरांगना है तो वो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय हो, दलित और सम्राट, और ये क्या हो गया, सेम वही हाल यहाँ हुआ। तो यहाँ तो मान लीजिए सब राजपूत ही थे, तो यहाँ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया इतिहास में। लेकिन फिर भी इस आदमी का बलिदान बहुत बड़ा है। झाला मानसिंह ने राणा प्रताप को भेज करके, अपनी मौत दे करके, जिंदगी दे करके, मौत नहीं दिया, अपनी जिंदगी दे करके राणा के आन बान को बचा। और जब राणा प्रताप सिंह निकल रहे थे, घायल थे, बिल्कुल कटे पिटे थे, तो एक कहानी मिलती है जो कि कई लोग मानते हैं सही, कई लोग मानते हैं झूठ। जो इनके भाई थे शक्ति सिंह, राणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह, वो भी नाराज होकर चले गए थे कि हम राजा नहीं बन पाए। अकबर की सेना में थे, उधर से ही युद्ध लड़ रहे थे, मानसिंह के साथ उनका तालमेल था। लेकिन जब देखा कि राणा प्रताप जा रहे हैं, घायल हैं, और दो मुगल उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, 2 मुगल पीछे पीछे भाग रहे हैं कि ये कहीं आगे जाएगा, काट देंगे इनको। तो दोनों ने तलवार निकाला काटने के लिए। चूंकि राणा प्रताप थोड़े झूले हुए थे, तलवार निकाला, तब तक तो शक्ति सिंह पीछे से आके इन दोनों को काट देते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि एक अकेला राणा प्रताप, मेरा भाई, पूरे अकबर पर भारी है, पूरे दिल्ली साम्राज्य पर भारी है। तो उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा कि हे मेरे भाई, मैं आपके साथ लड़ूंगा। फिलहाल कई जगह जिक्र मिलता है कि शक्ति सिंह बहुत पहले मारे जा चुके थे, ठीक है। अब देखिए, शक्ति सिंह, चूंकि उनका चेतक घायल हो चुका था, एक पैर कट चुका था, वो भागते भागते बीच में एक 26 फीट का नाला पड़ता है। कल्पना करिए साथियों, 26 फीट बहुत दूर होता है। उस चेतक ने, चूंकि वो ऊंचा से नीचा कूदना था, इसलिए 26 फीट दाग सकता था। चेतक ने 3 पैरों पर, एक पैर झूल चुका था, अभी जुड़ा हुआ था, लेकिन 3 पैरों पर 26 फीट का नाला ढका और बलीचा नामक स्थान में आकर के मौत हुई, वहीं पर मर गया। गोद में लेकर के रोते हुए राणा प्रताप ने इतना दुलार किया था, हे चेतक, जिसने कहा जाता है कि इशारों पर नाचता था वो राणा प्रताप के। नीला घोड़ा, 8 फीटा घोड़ा, जिसने पता नहीं कितने युद्धों में राणा प्रताप को जीत दिलाई थी। सोचिए, जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते थे, अपनी गोद में मरते हुए देखा। बलीचा नामक जगह पर, यह राजसमंद में है, राजसमंद, मैं वहाँ गया हूँ जहाँ पर वो मरा है घोड़ा।
और वहाँ पर नो डाउट आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, श्योर। चेतक नामक घोड़ा, ठीक है। दुनिया में इतना वीर गाथा किसी के घोड़े के बारे में नहीं कही जाती, भले ही सिकंदर के घोड़े का नाम बोकीअफला रहा हो, ठीक है, और लेकिन इतना तारीफ नहीं किया था किसी का। तो बलीचा नामक जगह पर राजसमंद में अभी मैं दिखा रहा हूँ बलीचा, देखिए, अच्छा दिखाई देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको फिगर थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में हो सकता है भूल जाए। तो देखिए ये है, ये चेतक समाधि, चेतक के समाधि, हल्दी घाटी के मुख्य टूरिस्ट प्लेस ये बलीचा नामक जगह है, राजसमंद जिले में है, ठीक, और वहीं पर लोग जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, देखिए चेतक स्मारक दिया हुआ है, और ठीक, ये चलिए एक कहानी और मिलती साथियों, बहलोल खान के बारे में दो जगह कहानी मिलती है। देखिए ये बहलोल खान का बड़ा गजब का, आप उदयपुर में जाते हैं या राजस्थान में जाते हैं तो ये चित्र, ये फिगर, ये मूर्ति आपको सैकड़ों हजारों जगह मिलेगी, ठीक है। कि राणा प्रताप, सोचिए कि एक हाथ से कितनी ताकत रही होगी, ये भी लगभग 6-7 फीट का था। इसके बारे में बड़ी कहानियां मिलती हैं, ठीक है। कहीं मिलता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ही इसको चीरा था, वैसे हल्दी घाटी का युद्ध में ही इसको लेते हैं, और कहीं मिलता है दिवेर के युद्ध में 1582 में चीरे थे। तो ये बहलोल खान बहुत चैलेंज कर रहा था, बहुत चेतावनी दे रहा था, और कुछ जगह कहा जाता है कि राणा प्रताप के जीजा को इसने मार दिया था, ठीक है। राणा प्रताप के जीजा को उसने मार दिया था, उसने कहा कि अब तेरी बहन किसके साथ सोएगी। उसी पर राणा प्रताप गुस्सा हुए और एक हाथ से, कल्पना करिए, मारते कंधे पर काटते हुए, आधा काटते हुए घोड़ा आधा इधर आधा उधर हो जाता है। कौन? बहलोल खान, एक ये भी सेना नायक था, ठीक है, अकबर का, बहुत बड़ा। देखिए ये फिगर आपको, मैं तो मूर्ति में कई जगह देखा, फिगर में तो आप देखेंगे ही बार बार, बहलोल खान, ठीक। तो हल्दी घाटी के युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, आपका क्या नाम है, खमनौर का युद्ध, तो ये जो बड़ा भयानक युद्ध था। लेकिन इससे बड़े बड़े युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़े साथियों, ठीक है। देखिए हल्दी घाटी हो गया, ये आपकी चेतक की समाधि हो गई। अब देखिए ये वाला जो फिगर है, देखिए ये फिगर, ये जो मान सिंह है, ये महावत है, ये मान सिंह है। मान सिंह जो बैठा हुआ है हौदे में, और इधर भाला से मारते हैं, लेकिन ये इसी में दुबक जाता है और इसके सीना फाड़ करके निकल जाता है। देखिए घोड़ा को इसके मस्तक पर टिकाए हुए हैं, और घोड़ा को सूंड लगा हुआ है, नकली सूंड प्लास्टिक का, जिससे प्लास्टिक का रबड़ का होता था, जिससे ये न एहसास हो कि ये बंदा घोड़ा है, ठीक। देखिए मूर्ति बना हुआ है, जहाँ पे म्यूजियम के सामने बना हुआ है, इसको हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और इधर देखिए जब ये घोड़े को अपने हाथ में लेकर के मरते हुए देखते हैं, इधर देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है एक, हाँ ये दिया हुआ है, देखिए पैर कटा हुआ है, ये एक पैर कट जाता है, ठीक। और वो 26 फीट का नाला डाकते हुए, देखिए क्या गजब का शेर, क्या वीर थे वो दीवाने। फिलहाल चलिए देखिए यहाँ भी एक आता है जो बहलोल खान को चीरे थे, आधा पूरा घोड़ा साइज चीर डाले थे, ठीक। चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे? शक्ति सिंह ने बचाया राणा प्रताप को, और बलीचा नामक जगह मर गया। अब वहाँ से समाधि, मतलब वहाँ से दफनाने के बाद, चेतक को निपटाने के बाद निकलते कोलियारी में। कोलियारी माने उदयपुर, कोलियारी में कौन आ जाते हैं? हमारे राणा प्रताप कोलियारी में आ जाते हैं, और वहाँ पर अपनी चिकित्सा तो करते हैं। पहले से ही काफ़ी चिकित्सा की व्यवस्था किया था, जितने घायल लोग थे सबको साथ लेकर वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर चिकित्सा वगैरह करते हैं। भैया चलो लेप ओप कर लो, एकदम फिटफाट हो जाओ, लड़ना है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो इधर जो युद्ध हो रहा था, ध्यान दीजिएगा साथियों, हमको पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हारे थे और अकबर जीता था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिससे यह साबित होता है कि हल्दी घाटी के युद्ध अकबर हारा था, बराबर भी नहीं हुआ था, अकबर हारा था और हारा था। बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि मान सिंह एक सेनापति है, उसको घुसने नहीं दिया, दरबार में घुसने की मनाही थी। अकबर ने कहा कि तुम साले, मतलब बदायूनी ने लिखा ये, अब तुम जीत नहीं पाए हो तो यहाँ क्यों आओगे, ठीक। एक छोटे से मेवाड़ को नहीं जीत पाए, मेवाड़ को अगर जीत भी लेते हो तो राणा प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर पाए, ठीक है। फिलहाल एक और प्रमाण मिलता है कि इसके हल्दी घाटी के तुरंत बाद अकबर फिर से हमला करता है राणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन फिर नहीं, तब तक तो छापामार युद्ध पद्धति का जमाना आ गया था, राणा प्रताप ने इंट्रोड्यूस कर लिया था।
फिलहाल तो वहाँ सारे लोग अपने अपने डेरे में जाने लगे। ठीक, इधर जितने मेवाड़ी थे और उधर मुगल लोग जब डेरे में जाने लगे तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पुंजा नामक भील, जो पुंजा राजा थे, भीलों के राजा, अभी मैंने जिक्र किया था, सरदार, भीलों के सरदार, उसको कहा कि तुम अपनी सेना लेकर तैयार हो जाओ। ठीक, जो डेरा बना था, जो जैसे कहता है टेंट टेंट वगैरह, तो अपने डेरे में इधर और ये लोग अपने डेरे में इधर। तो कहा, इन्होंने पुंजा नामक भील से कहा, उस सरदार से कहा कि तुम जाओ हमला करो इन लोगों को, बिल्कुल जीने मत दो। तो रात भर इतना हमला किया पुंजा भील ने। भीलों को जान ही रहे हो आप, आदिवासी लोग हर तरीके से माहिर होते छापा मार में, पता नहीं कहाँ से गप से आ जाएंगे पेड़ पर, कब कहाँ से गिर जाएंगे, तीर धनुष के एकदम चैंपियन होते हैं। तो उन्होंने इतना परेशान किया कि वो भाग गए कहाँ, कुंभलगढ़ भाग गए, सब कुंभलगढ़ भाग गए। ठीक है, सॉरी मैंने कुंभलगढ़ बोला, गोगुंदा भाग गए। सोचिए लड़ाई कहाँ हो रही है, भाग गए गोगुंदा में। ठीक, और वहाँ पर ऐसा घेरा डाला राणा प्रताप ने कि उनको रसद मिलना भी, जहाँ की मैंने जिक्र किया अभी, जहाँ का जिक्र किया था अभी उसके पहले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ असली कहानी यहाँ मिलती है कि अकबर ने कहा था कुछ ऐसा करो कि अगल बगल सारा जितना सब्जी उब्जी कोई कुछ नहीं उगाएगा जिससे लोग खा पाए, कुछ मर जाएंगे खाए बिना। ठीक, एक आदमी ने उगाया, उसको अकबर ने मार दिया, वहाँ के कुछ मुगलों को भी मार दिया अकबर ने कि तुम लालच देकर उससे पैदा करवा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अपना अपना डेरा लगा रहे थे। डेरा में पुंजा भील ने अपने भीलों के साथ आक्रमण किया, रात भर परेशान किया, बड़ा लोगों को मारा। ये लोग भागे कहाँ, गोगुंदा की तरफ। गोगुंदा को घेर लिया और ऐसे ढंग से घेर लिया चारों तरफ से कि कहीं से खाना पीना आना बंद हो गया। तो उन्होंने ऊँट और घोड़ा को मार करके, अपने ही ऊँट को काट करके, अपने ही घोड़े को काट करके वहाँ खाया पिया। यहाँ तक कि वो जो जून का महीना था वो कच्चे आमों का समय था, कच्चा आम खा करके इन्होंने बिताया। ध्यान दीजिएगा, कच्चा आम खा करके इन्होंने बिताया। परिणाम, बदायूनी ने भी डायरेक्ट कहीं नहीं कहा कि विजय हुई है। ठीक है, कहीं नहीं कहा है कि अकबर की विजय हुई है। सब लोगों ने, खास करके हमारे जो भारतीय इतिहास के क्या बताएं द्रोही हैं, उन लोग जो इतिहासकार जो हैं, जो हमारे असली इतिहास को तो मिटा दिया गया, बार बार पढ़ाया जाता है कि हमको परिणाम हुआ, अकबर जीता, राणा प्रताप हारे। कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर अकबर जीता होता तो मान सिंह को एंट्री क्यों नहीं मिलती? अगर अकबर जीता होता तो दोबारा अकबर तुरंत फिर क्यों हमला किया मेवाड़ पर? कई ऐसे कारण हैं जहां यह साबित करते हैं कि अकबर जीता बिल्कुल नहीं था, राणा प्रताप ही जीते थे। राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध जीते थे, आप जान लीजिए। इतिहास में कुछ भी हमको पढ़ाया जाए, लेकिन आपके पेपर में जिस भी ढंग से आया कि कौन जीता हारा, लेकिन ओरिजिनल कहानी यही है साथियों। इसमें बहुत छोटे में मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल में। ठीक, परिणाम ये रहा। अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे। ठीक है, हाँ, अब जब हार गए, ध्यान दीजिएगा, जब हार गए तो कुंभलगढ़ को इन्होंने, सॉरी मैंने कहा हार गए, बहुत बड़ी चूक किया। ये मैंने छोटी चूक नहीं किया है। हार गए मतलब कौन हार गया? अकबर हार गया, ये नहीं हारे। लेकिन चूंकि कई जगहों पर कब्जा तो हो ही चुका था अकबर का, बड़ी बड़ी सेना लेकर बार बार आता था, बार बार। अच्छा, ये आंख मिचौली का खेल शुरू से अंत तक बहुत बार चलता रहा। अकबर आता था, कई जगहों पर कब्जा करता था, चला जाता था, राणा प्रताप फिर से कुछ जीत लेते थे। ठीक, घायल तो हो ही चुके थे, काफ़ी कुछ नष्ट भी हुआ था, इनकी आर्थिक व्यवस्था भी चरमराई हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने कुंभलगढ़ को अपना सेंटर बना लिया। कुंभलगढ़, ध्यान दीजिए, राणा कुंभा द्वारा बना हुआ वो कुंभलगढ़ का किला जहाँ पर ये पैदा हुए थे, और जो ज़्यादा सुरक्षित था कुंभलगढ़। अब उसके अगल बगल फिलहाल कुंभलगढ़ पर जब कब्जा कर लेता है शाहबाज खान, तब ये निकलते हैं जंगलों में, और जो कहानी हमको मिलती है कि घास की रोटियां खाएं, जंगलों में रहें, ऐसे वैसे, तब होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़ को इन्होंने केंद्र बना लिया। फिर से अकबर आता है, फिर से कई जगह कब्जा कर लेता है। ठीक, कई जगह कब्जा कर लेता है, फिर जाता है तो राणा प्रताप फिर जीत लेते हैं, फिर आता है, फिर ऐसे होता रहता है। ठीक है, अकबर भी ये समझ रहा था कि मेरे बस की बात नहीं लग रही। वो बार बार कब्जा करना नहीं आता था, वो बार बार पकड़ने आता था राणा प्रताप को। और राणा प्रताप एक खिलाड़ी हो चुके थे, उनको पता था कि केवल सामने से जा करके केवल लड़ने में बहादुर नहीं है, रणनीति के साथ लड़ना होगा, तभी हम अपने मेवाड़ को बचा पाएंगे। ठीक है, फिर अकबर ने 4 सैन्य अभियान किया। ठीक,
1577, 1578, 1579, 1580। 1577, 78, 79, इन तीनों में शहबाज खान को भेजा। देखिए इधर शहबाज खान को, ठीक है, फिर से भेजा कि जाओ और ढूंढ कर लाओ राणा प्रताप को, किसी भी तरीके से ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाओ, नहीं तो बड़ी बुरी सजा मिलेगी। 1577 में गया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। हाँ, कुछ जगहों को जीत लिया, अगल बगल जीत लिया। फिर 1578 में गया, फिर वही हुआ, राणा प्रताप को नहीं पाया। 1579 में गया, फिर कुछ नहीं पाया। हाँ, 1580 में रहीम दास, जिनका असली नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, असली नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, बेटा किसका था? बैरम खान का। वही बैरम खान साथियों, वही बैरम खान जो बाबर का मुख्य सेनापति था, वही बैरम खान जो हुमायूं का मुख्य सेनापति था, वही बैरम खान जो अकबर का मुख्य सेनापति था। माने तीन तीन वंशावलियों की सेवा करने वाला बैरम खान एक महान क्रूर, एक ऐसा सेनापति था जिसका अकबर से थोड़ा सा टक्कर हुआ, अकबर ने निकाल दिया, उसकी हत्या हो गई बीच में। उसी का बेटा माने बैरम खान की पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी काकी से, अकबर ने शादी किया। पक्ष क्या देता है, राय क्या देता है कि हमने रहीम दास को संरक्षण देने के लिए अपनी काकी से शादी कर लिया। अरे संरक्षण देने के लिए मां बना सकते थे, उसको पत्नी बनाने की क्या जरूरत थी? तो बैरम खान की पत्नी से शादी करके उसके बेटे को नवरत्नों में शामिल कर लिया। ये अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े कृष्ण के भक्त थे, एक मुस्लिम होकर के भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत युद्ध लड़ा है, ठीक है। एक किताब है इनके बारे में, चित्रकूट के चातक, अगर आप उसको पढ़ते हैं साथियों, चित्रकूट के चातक पढ़ते हैं तो रहीम दास का वो रूप देखेंगे कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, कितना बड़ा योद्धा, और अकबर ने इनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, बार बार अन्याय किया है, लेकिन फिर भी चले ठीक है, नवरत्न थे रहीम दास। अकबर द ग्रेट है, अकबर महान है, ठीक है। तो 80 में, जब 1580 में रहीम दास ने शेरगढ़ में हमला किया, ठीक है, रहीम दास ने यहाँ पर हमला किया। इसके पहले ये थोड़ा सा एक जगह चला गया था बंदा हमला ही करने, तो जो राणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने आकर के रहीम दास के बीबी और बच्चों को गिरफ्तार करके उठा लाया अपने यहाँ, ठीक। अब सोचिए, राणा खानदान में, उस राजपूत खानदान में जिसमें राणा प्रताप इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहे हैं, इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उनका बेटा यद्यपि बहुत बहादुर था, लेकिन लगा कि थोड़ा सा सजा दे, उनकी बहन, उनकी पुत्र पुत्री और पत्नी को बंदी कर लिया। राणा प्रताप को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि बाप रे, उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को बहुत डांटा, बहुत फटकारा कि तुम्हारी औकात कैसे हुई राणा खानदान में पैदा होकर के और इस टाइप के तुच्छ हरकत कर रहे हो। वो योद्धा है और बहुत बड़ा योद्धा है, हमसे लड़े, मैं मर्दों की तरह उसका सामना करूंगा, लेकिन औरतों से क्या, औरतों को सम्मान पहुंचा दिया, छोड़ दिया। और उस समय रहीम दास ने कितनी तारीफ किया होगा, कल्पना कर सकते हैं। उस आदमी के मन में भी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई राणा प्रताप के बारे में, ठीक है। तो राणा प्रताप न केवल साम्राज्य के संरक्षक थे, बल्कि स्त्री की मर्यादा के बहुत बड़े संरक्षक थे, ठीक है। हर तरीके से, वो मैं कह रहा हूँ, एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे, हर तरीके से, कहीं ऐसा नहीं था। तो 1577 में, 1578 में, 1579 में शहबाज खान ने आया, हमला किया, पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाया। रहीम दास आए, वो भी हार के गए, ठीक है, हार के गए। ये चारों अभियान बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लेकिन हाँ, 1577 में एक काम शहबाज खान ने किया था, उसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक। जो पहला आया था, अब कुंभलगढ़ कोई अपना सेंटर बनाया था राणा प्रताप ने, इस पर अधिकार कर लिया। तब यहीं से, अब सोचिए, चित्तौड़ तो चला ही गया था, कुंभलगढ़ से जब हार गए, निकल गए, तब वही जंगलों में जाते हैं। जो कहानियां मिलती हैं कि जंगलों में घास की रोटियां खाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। राणा प्रताप को तो पुत्री थी ही नहीं, कहा जाता है कि पुत्री खाने जा रही थी घास की रोटी, तब तक एक उदबिलाव आया, बिला रहा छीन कर भाग गया। जब लड़की थी नहीं तो भागेगा कौन लेकर के। और दूसरी बात, राणा अमर सिंह के बारे में ये कहानी इसलिए नहीं हो सकती कि राणा अमर सिंह काफ़ी बड़े हो चुके थे, छोटे बच्चे नहीं थे कि रोना धोना मचाए हुए थे, ठीक। तो हाँ, घास की रोटियां खाने का मतलब, वैसे ये कहानी किसने बनाया? कर्नल जेम्स टॉड ने बनाई है, घास की रोटियां। सोचिए, कम से कम उस आदमी को एक विदेशी होकर के राणा प्रताप से इतना प्रेम था कि उनकी महानता दर्शाने के लिए बड़ी बड़ी कहानियां भी गढ़ दिया। घास की रोटी, पहली बात है, पचा नहीं पाओगे, खुद ही मर जाओगे। घास की रोटियां खाने का मतलब बहुत ही कष्टकारी जीवन जिया।
कि सारा कुछ कब्जा कर लिया था। केवल बस चित्तौड़ नहीं कब्जा था, मंडलगढ़ कब्जा नहीं था, कुंभलगढ़ कुछ समय के लिए चला गया था, लेकिन और सब कब्जा कर लिए थे। उसके बाद भी उन्होंने कसम खाया था कि ना, जब तक मैं चित्तौड़ नहीं लूँगा, जब तक पूरे मेवाड़ पर मेरा साम्राज्य नहीं होगा, तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। जबकि वो चाहते तो राज कर सकते थे, बैठ करके राजमहल में मजा ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो जंगलों में रहे, कहें कि हमको पूरा लेना है। तो चूंकि उस समय आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी थी, कुंभलगढ़ के किले से भगाए जा चुके थे, 77 की बात है, ठीक है, 1577, लेकिन 4 हमला हुआ, चारों में इनको कोई पकड़ नहीं पाया। अब आता है कि जंगलों में जब आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, तो एक कहानी हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे, भामाशाह, इनके मंत्री थे भामाशाह। भामाशाह ने लगभग 20 लाख रुपया और 25 लाख का सोना इनको दिया, कहा कि लीजिए मेरी सारी संपत्ति आपको दान देता हूँ, सारा घर द्वार बेच के गिरवी रख करके। जबकि ये बात उतना सत्य नहीं है जितना हमको बताई जाती है, क्योंकि इनके पिताजी भामाशाह के पिता, ठीक है, इनके भाई ताराचंद भी वही थे, बड़े ही बहुत बड़े दानी थे, ये भी दानी थे। इनके पिताजी कोषाध्यक्ष थे, तो इन्हीं के अंडर में वहाँ का जो राजकोष होता था, पैसा होता था, सोना होता था, रहता था। ये लोग क्या काम करते थे, काफ़ी कुछ सोना, काफ़ी पैसा बचा के चुरा के रखते थे कि जरूरत पड़ने पर अगर कभी कब्जा हो जाए दुश्मन देश का, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इतना पैसा इनके पास था नहीं। जो कहानियाँ बताई जाती है कि भामाशाह ने त्याग किया, नो डाउट, वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने जितना बचाया था प्लस अपना भी कुछ लगा करके लगभग 20 लाख रुपया, राणा प्रताप को उस समय 20 लाख रुपया बहुत बड़ी होते थे, आज भी 20 लाख बहुत है, 20 लाख रुपया दिया प्लस 25 लाख का सोना दिया, मतलब गहना दिया। कहा कि इससे आप जितनी भी बड़ी सेना बनाइए, सब कुछ करिए। और वास्तव में उन्होंने बनाया भी, फिर से संगठित किया राणा प्रताप, क्योंकि उनको ये था कि मरना कबूल है लेकिन झुकना नहीं, अंतिम समय तक तुर्कों को मैं बादशाह नहीं मानूंगा। एक कहानी छोटी सी मिलती है कि जो पृथ्वीराज राठौर थे, एक राठौर थे, अकबर के मित्र थे, मित्र माने अकबर की तरफ से थे। तो अकबर ने एक दिन कहा कि अरे पृथ्वीराज राठौर, तुम बड़ी तारीफ करते हो महाराणा प्रताप का, एक लेटर आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे उसने बादशाह स्वीकार कर लिया। तो पृथ्वीराज राठौर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा सवाल नहीं उठता, या तो सूर्य पश्चिम से उगना शुरू कर दिया है, या तो फिर राणा प्रताप, सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा कोई बात। उन्होंने लेटर लिखा कि बताइए राणा प्रताप, क्या सूर्य पश्चिम से उगना प्रारंभ हो गया है, या मैं अपना गर्दन काट दूं, या मैं मोछे को ताव दूं, या अपना गर्दन काट दूं। तो उधर से लेटर आया कि ऐसा हो नहीं सकता कि उस तुर्क को मैं कभी बादशाह मान लूं, तुम जैसा मोछ पे ताव मारते थे वैसा आज भी मारते रहो। ये कहानियाँ मिलती हैं, लोग सच्चाई नहीं मानते हैं कि कभी कभी पत्राचार का भी उनमें हुआ था कि वो पत्र दिए थे, वो पत्र दिए थे, ऐसा नहीं हुआ था, कभी पत्र नहीं दिया था अकबर को। लेकिन अगर कहानी के रूप में भी मानते हैं तो सोचिए, एक दुश्मन भी कितनी तारीफ करता था। वैसे सही बताऊं, अकबर भी बहुत बड़ा फैन था राणा प्रताप का, बहुत बड़ा फैन था। शेर आदमी, हाँ शेर आदमी है वो, दुश्मन की तारीफ करने वाला पावरफुल आदमी होता है, ठीक है। फिलहाल भामाशाह ने सब कुछ दे दिया, चरणों में सौंप दिया, जितना उनके पास राजकोष में था सब कुछ सौंप दिया। और उसके बाद एक आता है महान युद्ध, राजसमंद जिले में हुआ साथियों, 1582 का दिवेर का युद्ध, जिसके बारे में बताया जाना चाहिए पूरे देश में हल्दी घाटी से ज़्यादा मशहूर ये युद्ध था। क्यों? क्योंकि इसमें राणा अमर सिंह, चूंकि अमर सिंह की एक ही कहानी बताई जाती है कि ये कायर थे, इन्होंने अकबर से संधि कर लिया। ठीक है, एक बार ऐसा कांड हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ लगभग 16-18 लड़ाइयाँ लड़ी, कभी हारे नहीं, इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े, सब जीते। इनकी बहादुरी को छिपा लिया जाता है। राणा अमर सिंह बहुत बड़े बहादुर थे। अभी बताया जा रहा है क्या कौन सी बहादुर थी उनकी। 1582 में ध्यान दीजिएगा, 36 लगभग चौकियां, जिसको हम लोग बोलेंगे थाना, मतलब घेरने के लिए, पूरे मेवाड़ को घेरने के लिए अलग अलग जगहों पर 36 चौकियां बना दिया था। चौकी, पुलिस चौकी जैसे होती है उसे थाना बना दिया था। क्या? अकबर ने, कि यहाँ पर सब लोग रहकर निगरानी करो। जैसे मैंने बताया था बप्पा रावल को, उसने ईरान से लेकर वहाँ तक कई छावनियाँ बना दी थी। तो 36 चौकियाँ बनाई थी। वहाँ पर 4 मुख्य था, जिसमें एक दिवेर भी था। तो और वहाँ पर बहुत बड़ी सेना थी, कुल मिला जुला के काफ़ी सेना रखा हुआ था अकबर ने, ठीक है, कि मेवाड़ कभी आज़ाद ना होने पाए। जो थोड़ा बहुत उभर रहा है उसको दबाए रखो, दबाए रखो, दबाए रखो। तो राणा प्रताप ने कहा बेटा अब चलो समय आ गया है। 1576 का युद्ध तो बहुत दिन हो गया, 6 साल हो गया,
लड़ते लड़ते और हर युद्ध में लगभग पराजित किया, केवल एक में वही जो 77 वाले में हट गए थे। 1582 के युद्ध में दिवेर का एक महान युद्ध हुआ, हमला किया। वो दिन दशहरा का दिन था। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन राजगद्दी मिली थी राणा प्रताप को उस दिन होली का दिन था। जिस दिन उदय सिंह मरे थे होली का दिन था और ये दशहरा का दिन था। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा होती है मेवाड़ में, और आज भी होती है। तो मेवाड़ में शस्त्र पूजा के दिन कहा जाता है कि अपने म्यान में तलवार मत रखो, उस पर रक्त की लालिमा लगनी चाहिए, कहीं न कहीं युद्ध करो। तो उस दिन था कि हुआ कि छोटा मोटा युद्ध करो, चलो दिवेर पर, दिवेर नहीं किसी और चौकी पर, किसी और थाना पर हमला करके अपने तलवार को थोड़ा लाल करते हैं, बस लौट आएंगे। राणा प्रताप ने कहा नहीं, लोग चैतन्य नहीं होंगे, सोचेंगे कि दिवेर सबसे खतरनाक जगह है। वहाँ जो वो था सुल्तान खान, जी हाँ, बहुत ही डेंजरस आदमी, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा सुल्तान खान। तो लोग सोचते थे कि इस पर तो कोई हमला करेगा नहीं, इतना बड़ा खतरनाक आदमी है। और दिवेर का ये इसको बनाया गया था, चार्ज सौंपा गया था। तो राणा प्रताप ने कहा नहीं, लोग सोच रहे होंगे उस पर तो हमला करेंगे नहीं, चलो उस पर पहले हमला करते हैं। दिवेर पे हमला हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी बड़ी भयंकर सेना थी। ये जान लीजिएगा, बार बार मिलता है कि एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। राणा प्रताप ने और राणा अमर सिंह ने सबको काट डाला, एक एक सेना को काट डाला। हालांकि कई जगह मिलता है कि 36,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया उनके सामने, ठीक, लेकिन ये सही नहीं मिलती कि 36,000 सेना केवल चौकियों पर हो, 36 चौकियों पर 36,000 सेना हो। और मान के चलिए कि उन्होंने समर्पण कर दिया, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि 1582 में जो युद्ध हुआ, जो दिवेर का युद्ध हुआ, जिसके बारे में हमारे इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, हर भारतीय को जानना चाहिए, राणा प्रताप का इतना बड़ा युद्ध, मेवाड़ के शेर राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का इतना बड़ा युद्ध। कैसे अमर सिंह का युद्ध था बता रहा हूं अभी। सुल्तान खान को कोई जल्दी मार नहीं पाया था, ठीक नहीं मरा था, लेकिन अमर सिंह ने अपने भाले को ऐसा मारा खींच करके, उसके सीना में जो कवच था उसको फाड़ते हुए जमीन में धंस गया, लेकिन मरा नहीं। कितना बहादुर था। यहाँ तो सुई भोंक दो कायदे से तो आदमी बल 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 करने लगेगा, मर जाएगा, लेकिन पूरे बल्लम को खोस दिया पूरा नीचे तक और जमीन में धंस गया। अमर सिंह ने इतना तेज मारा था। तो कुछ देर बाद जब होश आया, उसको मरा नहीं था सुल्तान खान, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाप रे, मेरा सीना फाड़ने वाला, सोचिए इतना चौड़ा शरीर, उसको फाड़ करके जमीन में धंसना तो राणा प्रताप से भी खतरनाक हो गए। जिस प्रकार से शिवाजी के शौर्य के आगे उनके पुत्र संभाजी की कहानियां बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, कोई जानता नहीं, उनको छिपा लिया गया है या उभर नहीं पाए, उसी प्रकार राणा प्रताप के व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उस विराट वट वृक्ष के नीचे इनका व्यक्तित्व कभी उस निखर कर सामने ही नहीं आया। बहुत बड़े बहादुर थे राणा अमर सिंह, बहुत बड़े बहादुर थे। सोचिए इतना बड़ा बल्लम खोस देने वाला उस खतरनाक आदमी के, जैसे अफजल खान था शिवाजी को मारने गया था, उसी टाइप का मान लीजिए आप, कटप्पा मान लीजिए, सुल्तान खान के सीने में, अब कटप्पा के सीने में भोंकना, उसको तलवार छुआना, ये अपनी बड़ी बात है। पूरा सीना फाड़ करके अंदर खोस देना कितनी बड़ी बात रही होगी। तो वो जब होश में आता तो उसने राणा प्रताप से कहा कि कौन वीर ऐसा पैदा हो गया, तो कराते हुए, कौन वीर ऐसा पैदा हो गया कि जो मेरा ये हाल क्या है कि ज़मीन में धंस गया, अभी तक निकल नहीं रहा है, मैं लाख प्रयास कर रहा हूँ, जरा बुलाइए तो उस शेर को। तो राणा प्रताप ने सोचा कि अब कौन बुलाएगा अमर सिंह को, किसी एक सेना को, थोड़ा लंबा चौड़ा था, कहता कि देखो यही मारा है। उसने कहा सवाल नहीं उठता, ये तो मारा नहीं, मैं उसको पहचानता हूँ, बड़ा हैवी शरीर वाला आदमी है, मैं उसकी आंखें देखा हूँ, मैं उसका हाथ देखकर पहचान सकता हूँ किसने मुझे मारा है। तो राणा प्रताप को बुलाना पड़ा, आया, तब उसने कहा धन्य हो। राणा प्रताप ने कहा ये मेरा बेटा है, अमर सिंह है। ने कहा कि जैसे आप हैं वैसे आपका बेटा अमर सिंह है, इतना बड़ा शेर, इतना बड़ा बहादुर, इतना ताकतवर इंसान आप ही का पुत्र ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी अंतिम इच्छा है, मैं मर रहा हूँ, कम से कम उसको निकाल तो दो यार, इतना दर्द हो रहा है कि निकल नहीं रहा है। तब दोनों पैर रख करके खींच करके पूरी ताकत से वो बल्लम निकालते और वो मर जाता है। जैसे कहते हैं ना कि गुब्बारा है, उसमें आप एक सुई चोंक दीजिए, हाँ, नुकीली सुई, तो तब तक एक केस भी ऐसे हुआ था कि बल्लम खोसा था, मारा था, नहीं मरा, जो ही दूसरे ने निकाला मर गया अदालत में, तो केस उसके ऊपर होगा कि जो निकाला उसके बाद मरे हैं। तो गुब्बारे में अगर आर पार हो गया सुई तब तो शायद नहीं फूटेगा, लेकिन जो ही निकालोगे फट से पचक जाएगा। वही हाल उसका हुआ, निकला
और गंगा पानी उन्हीं पिलाया गया, ठीक है, मरते हुए आदमी की इच्छा उसको सुल्तान खान को। अब चूंकि वो मुस्लिम था, ऐसा कोई सिस्टम उसमें था नहीं, लेकिन उसकी इच्छा थी, वो इतना खुश हो गया, प्रभावित हो गया, उसने कहा कि चलो तुम्हारे में ऐसा होता है कि गंगा जल पिलाया जाता है, हमको भी कुछ पिला दो। तो गंगा जल पिलाया गया, लाकर पिलाया गया किसको, सुल्तान खान को। तो दिवेर का युद्ध, बड़ा ही खतरनाक युद्ध, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक राजसमंद में। फिलहाल इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है साथियों, मेवाड़ का मैराथन। अब कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया, कुंभलगढ़ पर अब अधिकार कर लिया, माने अब भयंकर लड़ाई शुरू हो गई थी। एक तो 76 से 82 तक तो हो ही रहा था, 82 के बाद भी खूब लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। कुंभलगढ़ पर भी अधिकार हो गया। चावड़, ध्यान दीजिएगा, ये है उदयपुर में एक जगह, उदयपुर। अब राजधानी उदयपुर की जगह राणा प्रताप ने चावंड को बनाया, चावड़ या चावंड 1585 में, 1585, ध्यान दीजिएगा ये साल वही है। इसके बाद औकात नहीं हुई कभी भी अकबर की राणा प्रताप पर हमला करने की, कभी औकात नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा, कभी औकात नहीं हुई। चावड़ को दूसरी राजधानी बनाया 1585 में, 82 में दिवेर का युद्ध हुआ था, 1585 में चावड़ का युद्ध हुआ। और चावड़ का युद्ध नहीं हुआ, सॉरी, चावड़ को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, ठीक है, दूसरी राजधानी बनाई चावड़ को। और उसके बाद 1585 से लेकर के 1597 जो 9 जनवरी है, 19 जनवरी 1597 तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई। अकबर की औकात नहीं रही कि कभी हमला कर दे, ये शांति काल माना जाता है। कभी भी कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ 1585 से 1597 तक, ठीक है, बिल्कुल शांति काल रहा। इसका मतलब इतना हड़क चुके थे इस समय तक अकबर कि औकात नहीं थी। अब सोचो 12 साल तक औकात नहीं थी, मतलब क्या हुआ। और अगर ये होता कि नहीं अकबर कहीं और बिजी था युद्ध करने में, तो इनके मरने के तुरंत बाद राणा अमर सिंह पर क्यों हमला किया उसने, इसका मतलब इनसे डरता था। जिस प्रकार से अंग्रेज लोग डरते थे राणा रणजीत सिंह से, पंजाबी राणा रणजीत सिंह से कभी औकात नहीं कि उनके सामने आंख में आंख मिलाकर बात करे, उसी प्रकार से राणा प्रताप से भी डर चुके थे। अब राणा प्रताप केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़ करके सारा जीत लिए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कसम खाया था कि नहीं जब तक उसको नहीं जीतूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं लगाऊंगा, राज मुकुट नहीं पहनूंगा, महलों में नहीं सोऊंगा, और वास्तव में नहीं सोया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य देखिए 1557 में एक शेर का शिकार कर रहे थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन मैं भी हो सकता काफ़ी उम्र हो चुका था 97 में, मैंने क्या उम्र हो चुका था, मात्र 57 साल के थे, और इतने बड़े शेर के लिए 57 साल माने कुछ नहीं। प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, अब उनका धनुष बहुत मोटा, बहुत तगड़ा था, पता नहीं कहाँ से कुछ ऐंठन हो गया चढ़ाते समय, ठीक, मैं तो बिल्कुल मान ही नहीं सकता। लेकिन उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद बीमार हुए, नस उनकी थोड़ी सी ऐंठ गई थी, और बीमारी में ही वो धीरे धीरे रहे 19 जनवरी 1597 को गुजर जाते हैं। किसी युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, माने कोई उनको मार नहीं पाता है। और ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब कि एक ऐसी कहानी मिले जहाँ पर उनकी मौत की कोई वैल्यू ना हो। अगर वो मरे नहीं होते तो कुछ और इतिहास होता साथियों, कुछ और जबरदस्त शौर्य गाथा लिखी गई होती हमारे भारत के इतिहास में, लेकिन वो गुजर जाते 1597 में, ठीक है। केवल 2-3 जगह छोड़ करके सब कब्जा कर लिया था, 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अच्छा 56 माने जब कुंभलगढ़ पर अधिकार हो गया किसका, ये शाहबाज खान का कुंभलगढ़ हुआ, तो ये जंगलों में चले गए। और ज़्यादातर जगह कहाँ इन्होंने गया, 56 जगह कहाँ है साथियों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। ये देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये थोड़ा सा फिगर से बिल्कुल रिलेट रहा करिए, देखिए ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़। यहाँ पर आपको पता है भील कितने ज़्यादा रहते हैं बांसवाड़ा में, है ना, भीलों की गंगा माही नदी। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इसको हम लोग बोलते हैं 56 क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत पर्याप्त है। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मैंने राणा प्रताप को पढ़ा दिया। जी हाँ साथियों, काम चलाऊँ वाली चीज़ हमने बता दिया, नहीं तो राणा प्रताप कम से कम 5 घंटे होने चाहिए, तब तो मज़ा आता है एक एक चीज़ का छोटी छोटी जिक्र, किस प्रकार से क्या क्या हुआ, बहुत सी सारी चीज़। क्योंकि ये बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है, और ये बहुत से खेती के बारे में बहुत कुछ जानते थे।
उनको ऐसा उलझाया गया हल्दी घाटी के युद्ध में कि उनकी और सारी कलाओं को कि लोग भूल जाएं, बाहर निकल कर ना आने पाए। ठीक है, बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छा खेती के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। इनका जो चक्रपाणि मिश्रा जो इनके मुख्य कवि थे, ध्यान दीजिएगा, जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने सारे सिस्टम से अपना राज्याभिषेक करवाया था और बताया था कि देखिए किस टाइप से राज्याभिषेक होता है। इसलिए जहाँ जहाँ होता था राज्याभिषेक तो चक्रपाणि की जो किताब है उसको फॉलो किया जाता था। बहुत अच्छे उनके कवि थे चक्रपाणि मिश्रा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा है समझने के लिए, और भी जो ज़रूरत रहेगी बताता रहूँगा मैं। ठीक है, नमस्कार।